हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। और आज हम लोग DRT 05 के सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ेंगे एंड विल सी क्वेश्चंस वेयर बेसिकली फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री एंड सम क्वेश्चंस वेयर फ्रॉम मोल कॉन्सेप्ट्स टू। और क्वेश्चंस वेयर वेरी इजी, आसान थे सारे के सारे। अगर आपका मार्क्स जो है मोर देन 80% है देन यस यू आर स्टडिंग, यू आर इन गुड टच विद दिस ऑल दिस टॉपिक्स। अगर नहीं है तो प्लीज मेक श्योर बी सीरियस नाउ और आप थोड़ा सा गियर अप हो जाइए और इन चीजों को पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, सभी के पास क्वेश्चन का PDF मिल रखा होगा, तो पहले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। एंड द क्वेश्चन इज डेल्टा H फॉर द प्रोसेस ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड। सो वी हैव डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड। आई एम गोइंग टू राइट इट हियर, डिसोसिएशन ऑफ एसिड, क्वेश्चन नंबर 1। So dissociation, let's write it CH3 C double bond OH. This is dissociating and giving you what? Acetate ion and H plus ion. So what exactly happening here? If you see, जो OH bond है वो ब्रेक किया जा रहा है। जो OH बॉन्ड है इसको आप क्या करो, ब्रेक कर रहे हो और आयंस बना रहे हो। सो क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है। और जो भी बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस है, बॉन्ड ब्रेकिंग, ऑल बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस आर एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, ठीक है। सो एंडोथर्मिक की नेचर होता है, जितने भी बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस होते हैं वो एंडोथर्मिक की नेचर होते हैं। सो डेल्टा H का जो साइन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास रोम्बिक सल्फर है और मोनोक्लिनिक सल्फर है। दो डिफरेंट एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर हमारे पास मौजूद हैं और उनका डेल्टा H गिवन है। फाइन, सो व्हाट दे आर आस्किंग द हीट ऑफ ट्रांजिशन। इसको तो आप लोगों ने पढ़ा है, चलिए सॉल्व करते हैं। आसान सा प्रश्न है, क्वेश्चन 2। So what we want SR to SM, ये हमें चाहिए। So we have been given SR, this SR plus O2 gas, this is giving you SO2 gas, SO2 gas। क्या हो जाएगा ये, डेल्टा H गिवन। इसका डेल्टा H में लेट्स राइट डेल्टा H1 मैं लिखता हूं एंड वैल्यू इज गिवन। आई विल टेक द वैल्यू फ्रॉम दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। सिमिलरली SM दिस इज O2 गैस, क्या हो रहा है, गिविंग अगेन SO2 एंड दिस इज डेल्टा H2। अब मुझे आप बताएंगे कि इस दोनों इक्वेशन, जो हमने दोनों इक्वेशन ऊपर लिखा है, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से मुझे एक थर्ड इक्वेशन लाना है। कैसे लाएंगे, SR हैज टू बी इन द रिएक्टेंट साइड एंड SM हैज टू बी ऑन योर प्रोडक्ट साइड। कैसे करेंगे बताओ, SR है यहाँ, SM इधर है, यहाँ SR वाला रिएक्शन है, यहाँ SM वाला रिएक्शन है। तो क्या SR में से SM को घटा दें तो क्या ये आएगा रिएक्शन? एब्सोल्युटली, इट विल कम लाइक दिस। सो आपको क्या करना है, रिएक्शन इसमें से इसको घटाइए तो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कटेगा, SO2 से SO2 कटेगा एंड दिस विल कम ऑन द प्रोडक्ट साइड। सो यू विल बी गेटिंग दिस reaction when you are subtracting this particular reaction, you are subtracting this particular reaction from this reaction। ठीक है, सो क्या होगा, इसके लिए आप एंथैल्पी कैसे पता चलेगा, जो आपने रिएक्शन के साथ किया है वही होना है, डेल्टा H माइनस डेल्टा H2 हो जाएगा। फोकस करना है पहले रिएक्शन पे, और जो रिएक्शन के साथ हमने किया है सेम थिंग विल हैपन विद द एंथैल्पीज। सो आपने जो रिएक्शन के साथ किया है, आपने क्या किया है, रिएक्शन 2 को रिएक्शन 1 में से घटाया है। सो डेल्टा H2 को डेल्टा H1 में से घटा दीजिए। सो व्हाट आर द वैल्यूज वी हैव, डेल्टा H फॉर द रिएक्शन और द ट्रांजिशन, लेट मी राइट ट्रांजिशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2। सो डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2 एंड द वैल्यूज इज वैल्यूज क्या है हमारे पास, डेल्टा H1 इज माइनस 71.1। सो माइनस 71.1 माइनस 71.7। सो माइनस 71.7। सो करो घटाओ, क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम प्लस, दिस विल बिकम प्लस। सो यू विल बी गेटिंग 0.6 किलो कैलोरी और जूल, किलो कैलोरी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन वी हैव
is 200 centimeter cube. 200 centimeter cube of 0.1 molar H2SO4 is mixed with 150 centimeter cube of 0.2 molar KOH. So इस पे पूछ रहा है heat evolved in this particular reaction. So if you see question number 3, question 3 क्या है, आपके पास strong acid है, strong acid को strong base के साथ आप क्या कर रहे हो, मिला रहे हो। तो क्या होता है, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाया जाता है तो क्या होता है, हीट इवॉल्व होता है। एंड व्हाट यू नो, देन व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है तो न्यूट्रल सॉल्यूशन बनता है। यू नो, जनरली न्यूट्रल सॉल्यूशन बनता है एंड डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ एसिड एंड बेस यू आर टेकिंग। सो दिस पार्टिकुलर हीट इवॉल्व, इस रिएक्शन में जो हीट इवॉल्व होता है उसको आप हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का नाम दिए हो। जब इस स्ट्रॉन्ग एसिड, जब एसिड और बेस होता है दोनों जब क्या निकलते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाते हैं, तो आप उसको हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। ओके, सो हमें क्या करना है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब समझना है। आपने ध्यान से देखा बहुत सारी किलो जूल में ऑप्शंस दिए हुए हैं, 1.7 किलो जूल, 2.7 एंड सो ऑन। तो इसको आप जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है जो मुझे पता करना है इस पार्टिकुलर रिएक्शन में, उसको डिफाइन कैसे करते हो कि जब वन इक्विवेलेंट ऑफ एसिड एंड वन इक्विवेलेंट ऑफ बेस रिएक्शन करता है, सो उस इंथैल्पी ऑफ हीट ऑफ इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हो। वन इक्विवेलेंट ऑफ एसिड एंड वन इक्विवेलेंट ऑफ बेस, अगर आपने लेक्चर ध्यान से देखा होगा तो व्हाट इज वन इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, 1H+ मोल ऑफ H+ है, या व्हाट इज द वन इक्विवेलेंट ऑफ बेस, 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जब 1 OH आयन एंड 1 H+ आयन रिएक्ट करके 1 मोल ऑफ H2O बनाता है और इस प्रोसेस में जो हीट लिबरेट होता है दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। आगे बात समझ में, तो हमें क्या ध्यान में रखना है, दिस इज कॉल्ड, जो यहाँ पे हीट होती है उसको बोलते हो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको एसिड और बेस को आप रिएक्शन कराइए। नॉट इवन स्ट्रॉन्ग एसिड, यू हैव डेफिनेट वैल्यू फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, जो शायद मैं बताऊंगा अभी आपको, और शायद आप लोगों को पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो आपके पास क्या है, H2SO4 कितना है, 200 ml एंड 200 ml है, और यहाँ से हम क्या H+ आयन गिनने वाले हैं। तो H2SO4 की क्वांटिटी क्या है हमारे पास, H2SO4 हमारे पास क्वांटिटी है 200 ml into 0.2. So what I'm going to write it, 0.2 molar into 0.2. So this will give you कितना हो जाएगा बताइए, no really sorry ना, 0.1 molar into 0.2, that is coming to be 0.02 mole of H2SO4। ठीक है, सो हमने मोल्स ऑफ H2SO4 निकाला। अगर आप बात करो KOH की, ठीक है, KOH हमारे पास कितना है, KOH हमारे पास है 300, करेक्ट है, 150 इंटू 150। सो मैं लिखने जा रहा हूँ 0.2 मोलार इंटू 150, 0.15, दैट गिव्स यू 0.3, करेक्ट, 0.03 मोल, 0.03 मोल ऑफ KOH। अगर आप ध्यान से देखो मैंने क्या बोला था कि जब 1 इक्विवेलेंट ऑफ एसिड 1 इक्विवेलेंट ऑफ बेस के साथ रिएक्शन करता है और 1 मोल ऑफ वाटर देता है, इस प्रोसेस में जो हीट लिबरेट होती है उसको आप क्या बोलते हो, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और हीट इवॉल्व। तो क्या बात करने जा रहे हैं, H2SO4 को छोड़ेंगे, हमको सीधा ध्यान रखना है कि एक H+ को साथ एक OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन कराना है और एक वाटर बनाना है। जो हीट निकला उसी की बात इस क्वेश्चन में की जा रही है। H+ का टोटल नंबर कितना है, मोल्स ऑफ H2SO4 मल्टीप्लाई विद 2, क्योंकि एक H2SO4 में 2 होते हैं। सो 0.02 into 2 दैट विल गिव यू 0.04 एंड दिस इज 0.03। तो ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मिक्स्ड कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। यहाँ पे न्यूट आपको लिमिटिंग रिएजेंट भी ध्यान में रखना है। दिस इज 0.04, दिस इज 0.02, एक के साथ करता है तो 0.03 के साथ करना चाहिए था, मैं लिख देता हूँ दिस इज नथिंग बट 0.04। ठीक है, सो 0.03 के साथ ही कर पाएगा। तो क्या आप ध्यान में रखोगे कितना मोल ऑफ वाटर बनेगा, यहाँ पे 0.04 में से 0.03 रिएक्शन कर लिया, 0.03 में से 0.03 रिएक्शन कर लिया और बनाया 0.03 मोल्स ऑफ वाटर।
ठीक है, 0.003 मोल्स ऑफ वाटर। ओके, अब क्या है कि वन मोल ऑफ वाटर बनता है या वन इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वन इक्विवेलेंट के लिए मैं लिखता हूं वन इक्विवेलेंट ऑफ एसिड प्लस बेस जब रिएक्शन करते हैं, खासकर कौन सा, स्ट्रॉन्ग, तो क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, आपको आता है 57.1 किलो जूल पर मोल। दिस वैल्यू यू शुड नो। अगर ये वैल्यू नहीं पता है तो आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड व्हेन वन इक्विवेलेंट ऑफ एसिड एंड बेस रिएक्शन करता है। तो बताइए दिस मच मोल के लिए क्या होगा, सो 0.03 इंटू 57.1 दैट विल गिव यू कितना है बताइए, दिस इज 3, देन दिस इज 1, then this is 17, so और 1 2 3, so 1.7 किलो जूल, so 1.713 किलो जूल आपकी एनर्जी क्या होगी, लिबरेट की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान सा है। 1 मोल ऑफ मिथेनॉल व्हेन बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो लिख देते हैं मिथेनॉल इज CH3OH प्लस O2, क्या होगा बताइए, क्या होगा, CO2 देगा और H2O देगा। दिस इज ऑब्वियस, रिएक्शन बैलेंस करते हैं। सो एक कार्बन है तो एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 + 2 4 हैं, यहाँ पे है 2 + 1 3 हैं, तो यहाँ पे 3/2 लगा दीजिए, अब सब कुछ बैलेंस हो गया। ओके, सो अब आप ध्यान से देखो, इस पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो हमारा एंथैल्पी की वैल्यू है, एनर्जी की जो वैल्यू है दैट इज 723 किलो जूल। तो आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो क्या, कि अगर 3/2 ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो एनर्जी रिलीज होती है 723। तो अगर 1 मोल ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो क्या होती है 723 डिवाइडेड बाय 3/2 किलो जूल ऑफ एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। बड़ा ही सिंपल सा मोल कॉन्सेप्ट भी आप लगा सकते थे यहाँ पे, कि अगर 3/2 ऑक्सीजन रिएक्शन करता है इस 1 मोल ऑफ मिथेनॉल के साथ, तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो 723 किलो जूल होती है। ठीक है, इस पूरे रिएक्शन के लिए एनर्जी दी है ना, तो अगर 723 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है इस रिएक्शन में, तो आप इसको बोलने का तरीका क्या क्या है, डिफरेंट तरीके हैं। 1 मोल मिथेनॉल के लिए 723, 3/2 ऑक्सीजन का जो कंजप्शन हो रहा है उसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज 723। या बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ CO2 बन रहा है इस पार्टिकुलर रिएक्शन में, दैट इज 723 किलो जूल। या ऐसे बोल सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ H2O इन दिस पार्टिकुलर रिएक्शन लिबरेट्स 723 किलो जूल। तो बोलने के अलग अलग तरीके हैं। तो इसको, ये हमारा क्वेश्चन यहां से पूछना चाह रहा है, इसलिए हम यहां से बताएंगे कि 3/2 ऑक्सीजन अगर कंज्यूम किया जा रहा है तो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज 723 किलो जूल। तो 1 मोल जब कंज्यूम किया जाएगा तो कितनी एनर्जी होगी, सिंपल सा मैथमेटिक्स है। तो क्या होगा बताइए, 7 से भाग देते हैं, 723 को 3 से भाग देंगे, सो 2, देन 4, 1 मल्टीप्लाई विद 2, सो दिस इज कमिंग टू बी 482 किलो जूल। 482 किलो जूल आपकी क्या हो जाएगी, एनर्जी का वैल्यू आएगा। ठीक है, नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन वी हैव बेंजीन प्लस ऑक्सीजन गिविंग यू CO2 प्लस H2। सो बेंजीन का यहाँ क्या हो रहा है, बेंजीन का कंबशन किया जा रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 सारे लोग ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है कि जब 1 मोल बेंजीन, क्या 1 मोल बेंजीन जब जलता है तो कितनी एनर्जी रिलीज की जा रही है, 3264.4 किलो जूल। ठीक है, 1 मोल बेंजीन अगर जल रही है, कंबशन किया जा रहा है, सो द एनर्जी रिलीज्ड इज 3264.4 किलो जूल। फाइन, सो द एनर्जी इवॉल्व्ड व्हेन 7.8 ग्राम बेंजीन। तो सिंपल सा है कि 7.8 ग्राम ऑफ बेंजीन में कितना मोल है ये पता कर लेते हैं। सो कैसे पता करेंगे, सो 7.8 डिवाइडेड बाय मोलार मास 78,
मोल ऑफ बेंजीन जब कंबशन होगा तो कितना रिलीज करेगा 3264.4 मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ मोल्स दैट इज कमिंग टू बी 0.1 सो दिस इज नथिंग बट 326.44 किलो जूल ऑफ एनर्जी क्या होगा रिलीज किया जाएगा। क्वेश्चन 6 सारे लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ CH4 क्या होगा। फॉर्मेशन ऑफ CH4 की बात करते हैं तो हमारा CH4 मान लीजिए यहाँ पे CH4 बन रहा है और ये CH4 किससे बनना चाहिए कार्बन सॉलिड से बनना चाहिए। हाइड्रोजन है तो ये किससे बनना चाहिए 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो कि गैसीय स्टेट में है इससे बनना चाहिए। दिस इज द फॉर्मेशन रिएक्शन। दिस इज द फॉर्मेशन रिएक्शन। अब ये जो फॉर्मेशन रिएक्शन है इसके वैल्यूज को बताने के लिए हमें कुछ हेल्प किया है क्वेश्चन ने। क्या हेल्प किया है कंबशन रिएक्शन दिया है। क्या क्या दिया है कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन जब ये रिएक्शन कर रहे हैं तो CO2 बना रहे हैं। ठीक है और इसकी वैल्यूज इन्होंने डेल्टा H1 लिख देता हूं मैं डेल्टा H1 गिवन है। ठीक है फिर उन्होंने क्या बताया है उसके बाद H2 गैस है। H2 गैस को भी इन्होंने क्या किया है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया है तो बनाया है H2O। ध्यान से देखेंगे प्रोडक्ट बना लेते हैं कितना होगा 1 मोल ऑफ H2O है ना करेक्ट 1 मोल ऑफ H2O है तो हाफ ऑफ मोल ऑफ O2 होगा यहाँ पे। ठीक है हाफ ऑफ मोल O2 होगा और दिस इज डेल्टा H2। ठीक है दिस इज गिवन दैन CH4 का कंबशन होगा तो गैसेस है ऑक्सीजन है यू विल गेट CO2 प्लस H2O कितना H होगा 2 H होगा और ऑक्सीजन कितना होगा 2 ऑक्सीजन होगा दिस इज डेल्टा H3। अब आप मुझे ये बताओ कि जो लास्ट वाला जो नीचे का रिएक्शन है ये रिएक्शन मुझे इन तीनों के हेल्प से पता करना है। कैसे पता करेंगे ट्रिक मैंने क्या बताया था सबसे पहले रिएक्टेंट के पास जाइए तो C सॉलिड है देखेंगे किसमें C सॉलिड है पहले वाले रिएक्शन में है। किस साइड है रिएक्टेंट साइड है जी हाँ रिएक्टेंट साइड है तो और क्या 1 मोल है हाँ जी 1 मोल है तो इस रिएक्शन को सीधा लिख देंगे दिस इज सिंपल रिएक्शन। दूसरे रिएक्टेंट के पास जाएंगे ये क्या हाइड्रोजन है सर्च करेंगे हाइड्रोजन कहाँ दिख रहा है यहाँ हाइड्रोजन दिख गया कितना मोल है 1 मोल है कि 2 मोल है 2 मोल है पर यहाँ कितना है 1 ही मोल है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से तो मल्टीप्लाई कर दिया और क्या है एडिशन है तो मैंने लिख दिया कि 1 और 2 को क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे 1 को क्या करना पड़ेगा 2 के साथ ऐड करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई विद 2 करना ही पड़ेगा। फिर आगे जाएंगे आगे यहाँ पे रिएक्शन खत्म। फिर क्या है हमारे पास मीथेन है सर्च करेंगे मीथेन कहाँ पे है इसमें मीथेन नहीं दिखा इसमें मीथेन नहीं दिखा इसमें दिखा पर इसमें रिएक्टेंट साइड में है चाहिए किसमें प्रोडक्ट साइड में तो क्या करना पड़ेगा इसको माइनस करना पड़ेगा। तो 3 को किसमें माइनस करना पड़ेगा 3 को हमें माइनस करना पड़ेगा और ध्यान रखेंगे क्या ये 1 मोल है जी हाँ 1 मोल है तो सिंपली आप माइनस कर दो। ठीक है तो अगर आप ये सारी चीजें करोगे इस तीनों रिएक्शन के साथ तो आपको ये रिएक्शन मिल जाएगा। दूसरी चीज अगर आपको इंथैल्पी पता करना है इसका तो सेम थिंग आपको इसके इंथैल्पीज के साथ करना पड़ेगा यानी कि क्या करना पड़ेगा बताइए डेल्टा H1 प्लस 2 इंटू डेल्टा H2 माइनस 3 डेल्टा H3। तो यही चीज आप इनके रिएक्शन के साथ करो वो क्या मिलेगा डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ सॉरी दिस वन ना डेल्टा H फॉर्मेशन इसका मिल जाएगा। ठीक है CH4 का डेल्टा H फॉर्मेशन मिल जाएगा। चलिए करके देखते हैं क्या रहा है हमारे पास है वैल्यूज क्या है दिस वैल्यूज इज -94 दिस इज -2 इंटू कितना होगा 68.4 और लेट मी राइट प्लस दिस इज -68.4 माइनस कितना हो जाएगा बताइए दिस इज 212.4 वैल्यूज बताइए कितना आएगा दिस इज कमिंग टू बी -18.4 तो इस तरीके के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कुछ ऐसा है क्वेश्चन 7 भी इसी तरीके का है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO गैस सो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO गैस कैसे होगा कार्बन सॉलिड और ऑक्सीजन गैस से मिलके CO गैस बनता है। तो यही मैं लिखने जा रहा हूं यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे क्या है C सॉलिड ये दिख रहा होगा C सॉलिड आई थिंक यहाँ नहीं दिख रहा मैं ऊपर लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन 7 में क्या है हमारे पास C सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस से मिलके क्या बन रहा है CO गैस बन रहा है। तो यहाँ एक ऑक्सीजन है 1/2 लिख दीजिए। दिस इज द फाइनल रिएक्शन जो हमें पता करना है।
किसके लिए हेल्प? इसके लिए हेल्प कहां से मिल रहा है? दो रिएक्शन से, जो क्वेश्चन ने बता दिया। क्या? कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस, ये क्या दे रहा है? CO2 गैस दे रहा है, ये डेल्टा H1 है। ठीक है, दूसरा रिएक्शन क्या है? CO गैस है, और इसके साथ क्या है? हाफ ऑफ मोल ऑफ O2 है, और ये क्या दे रहा है? CO2 गैस दे रहा है, और ये डेल्टा H2 है। इन दोनों के हेल्प से ये पता करना है। कैसे पता करेंगे? सी सॉलिड रिएक्टेंट साइड में होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। दोनों में देखेंगे कहां पे है? ये है, रिएक्टेंट साइड में है, 1 मोल है, यानी कि 1 प्लस। फिर देखेंगे अगला है हाफ ऑफ मोल ऑफ O2, हाफ ऑफ मोल ऑफ O2 यहां भी है, यहां भी है। कैसे करेंगे? तो थोड़ा सा इसको रुक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनके पास पहुंचे तो ये क्या बोला मुझे? CO हैज टू बी इन द प्रोडक्ट साइड। तो हम देखेंगे CO कहां पे है? CO यहां नहीं दिखा, CO यहां दिखा, पर ये रिएक्टेंट साइड में है, यानी कि इसको माइनस करना पड़ेगा 2 को। ओके, तो देखते हैं ऑक्सीजन के साथ सीधा माइनस करने पे चला जाएगा क्या? जी हाँ, चला जाएगा। ये CO2 से CO2 गया, एक O2 में से हाफ ऑफ O2 गया, तो हाफ ऑफ O2 मिल गया। तो यू विल गेटिंग रिएक्शन नंबर 3। यही करना है आपके एंथैल्पी के साथ, यानी कि डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2 कर लेना है। व्हाट इज डेल्टा H1? X माइनस वाई। सो X माइनस वाई किलो जूल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, X माइनस वाई किलो जूल पर मोल आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे सारे लोग। क्वेश्चन 8 क्या है? द आइसोथर्मल एक्सपेंशन इन केस ऑफ आइडियल गैस। आइसोथर्मल का क्या मतलब होता है? सबको पता होता है कि दिस इज आइसोथर्मल का मतलब है, आइसो मीन सेम, थर्मल का मतलब टेम्परेचर। सो डेल्टा T इज इक्वल टू 0, या आप बोल सकते हो कि T फाइनल इज इक्वल टू T इनिशियल फॉर विकिस। ठीक है, इस केस के लिए क्या होगा? T फाइनल और इनिशियल सेम होता है। चलिए देखते हैं क्या है। हमारे पास है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, हमें यूज करना पड़ेगा। डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। दिस इज अ गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, जो सबको याद होता है। अगर नहीं याद है तो गलत बात है, याद कर लेना चाहिए। ठीक है, व्हाट एल्स वी नो दैट डेल्टा H इज इक्वल टू NCP डेल्टा T, सबको याद होगा NCP delta T. What we know, delta T is equal to 0, so this is 0 for isothermal process. Similarly, you have delta U, internal energy change, that is also 0 for isothermal process. Okay, so इसको लगाते हैं for isothermal process. Gibbs Helmholtz equation कैसा दिखेगा? delta G is equal to minus T delta S. ठीक है, सो गिब्स हेल्महोल्ट्ज कैसा लिखेगा? डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस T डेल्टा S। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन 9 है इन सर्टेन केमिकल रिएक्शन डेल्टा H गिवन, डेल्टा S गिवन, टेम्परेचर गिवन, डेल्टा G। बड़ा ही सिंपल सा इस रिएक्शन इस पार्टिकुलर आपके जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है, इसको यूज कीजिए और आंसर लाइए। सो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। सो डेल्टा H की वैल्यू इन्होंने बताई है हमें 150 किलो जूल, 150 किलो जूल, माइनस टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर है आपका 300 केल्विन। सो लेट्स राइट 300 केल्विन मल्टीप्लाई विथ एस कितना है? एस है 10 जूल पर केल्विन। सो 10 जूल पर केल्विन। सो सिंस ये किलो जूल में है, इसको भी आपको किलो जूल में बदल देना चाहिए। कैसे बदलते हैं किलो जूल में? डिवाइड बाय 1000। सो डिवाइड बाय 1000। So what we will be getting is 150 minus 1 2 3 1 2 3, so minus 3, so 147 किलो जूल, 147 किलो जूल आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, 147 किलो जूल आंसर आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखें। क्वेश्चन 10 पूछ रहा है रिएक्शन कैन नेवर बी स्पॉन्टेनियस इफ एंड यू हैव डिफरेंट डेल्टा H डेल्टा S की साइन इन्होंने बताया है। किस साइन के आधार पे आप बता सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कभी नहीं होगा। तो आपको क्या पता है कि जब भी आपको रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस नेचर के बारे में जानना है, आप हमेशा यूज करते हो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, दैट इज डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। यही बताता है कि कोई भी रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। फॉर स्पॉन्टेनियस नेचर, for spontaneity or spontaneous nature क्या होना चाहिए? डेल्टा G has to be less than 0। डेल्टा G क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा G अगर नेगेटिव है तो आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। ओके,
अब डेल्टा जी नेगेटिव है तो कैसे पॉसिबल है, किस किस वैल्यूज के आधार पे आप बता सकते हो ये जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव होगा? बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं। देखिए ये जो पार्ट है अगर पॉजिटिव हो, ये जो पार्ट है अगर पॉजिटिव हो तभी जो है आपका ये होल वैल्यू नेगेटिव है, क्योंकि माइनस लगा रखा। टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव होता है, 0 केल्विन, उससे नीचे तो कुछ नहीं होता ना, एब्सोल्यूट 0। सो 0 केल्विन के नीचे नहीं होता है। 0 से जो भी वैल्यूज है दैट इज पॉजिटिव वैल्यू, एंड अगर इंट्रोपी की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये पूरी वैल्यू नेगेटिव है। ऐसे में अगर डेल्टा एच नेगेटिव कर दिया तो रिएक्शन क्या हो, स्पॉन्टेनियस हो गया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिएक्शन कैन नेवर बी स्पॉन्टेनियस, यानी कि आपको क्या करना है, फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दिस डेल्टा जी को पॉजिटिव बनाना है। डेल्टा जी हैज टू बी पॉजिटिव, for non-spontaneity or non-spontaneous nature। ठीक है, तो डेल्टा जी को पॉजिटिव बनाना है तो कैसे करेंगे, आपका डेल्टा एच हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। डेल्टा एच हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। डेल्टा एच पॉजिटिव होना चाहिए, उसके बाद और क्या होना चाहिए, डेल्टा एच क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। वन थिंग, तो ये पॉजिटिव, ये टर्म को पॉजिटिव कीजिए और इस पूरे टर्म को पॉजिटिव कीजिए, तो माइनस टी डेल्टा एस भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। टेम्परेचर कभी पॉजिटिव हो नहीं सकता, सॉरी टेम्परेचर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। क्यों, ये पूरे को पॉजिटिव होने के लिए इनमें से कोई एक को नेगेटिव होगा तभी माइनस इंटू माइनस कितना होता है, प्लस होता है। ये तो बेसिक में आपने शायद नर्सरी में ही जान लिया होगा। तो क्या है, डेल्टा एस को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। डेल्टा एस को नेगेटिव होगा तो ये बंदा पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव डेल्टा जी गिव्स पॉजिटिव। सो क्या होगा, आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। आइडिया क्या था, डेल्टा जी को पॉजिटिव करना है और आंसर लाना है। 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस अंडरगो एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन फ्रॉम 2 dm³ और 2 लीटर टू 20 लीटर एट 300 केल्विन एंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस। सिंपल सी बात है, जैसे ही उन्होंने एडियाबैटिक बोला तो एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन की बात करेंगे। एडियाबैटिक का क्या मतलब है, क्यू ट्रांसफर इज इक्वल टू 0। सो डेल्टा एस के बारे में आपने सुना ही होगा कि क्या होता है, अमाउंट ऑफ क्यू ट्रांसफर बाय टी, एंड सिंस दिस इज इक्वल टू 0 सो दिस इज 0 फॉर द सिस्टम। ठीक है, बड़ा ही बेसिक सा सवाल था, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा है। 4 ग्राम ऑफ H2 यानी कि 2 मोल्स ऑफ H2 गैस एट STP। तो अगर आप ध्यान देखो क्वेश्चन नंबर 12, 2 मोल्स एट STP, बताइए इसका वॉल्यूम क्या होगा एट STP। V1 इज इक्वल टू आप लिखोगे 22.4 मल्टीप्लाई विथ 2, that is coming to be 44.8 लीटर। अब आपने क्या किया, कांस्टेंट प्रेशर पे इसको एक्सपैंड किया है, और जब एक्सपैंड होगा तो ये अपने वॉल्यूम का दोगुना हो जा रहा है। सो यानी कि वॉल्यूम टू क्या हो जाएगा बताइए, इसका दोगुना। सो 44.8 इंटू 2 हो जाएगा, दैट इज कमिंग टू बी 6, दिस इज 9 and this is 8. Correct? Am I correct? Just multiply it. Yes, I think this is correct. Okay. Question is asking find the work done. Find the work done. बड़ा ही सिंपल सा है। वर्क डन क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। सो वर्क डन W इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। फाइंड डेल्टा वी, माइनस 1 atm मल्टीप्लाई विद डेल्टा वी क्या होगा, V2 minus V1 89.6 minus 44.8, that gives you 44.8. So minus 44.8 liter ATM. Minus 44.8 liter ATM. This is the work done होगा इस पार्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 12 में। आगे बढ़ते हैं, 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन 13 क्या बोला है, फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस। सो फ्री एक्सपेंशन डिफरेंट प्रोसेस में भी होता है, एडियाबैटिक भी होता है। सो फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस, विच ऑफ देम इज इनकरेक्ट, अंडरलाइन इनकरेक्ट, अदरवाइज यू विल पुट द आंसर इनकरेक्ट।
ठीक है। सो क्वेश्चन 13 क्या है देखते हैं। फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर इज जीरो, एनर्जी ट्रांसफर इज जीरो, टेम्परेचर चेंज इज जीरो। सो टेम्परेचर यहाँ पे आइसोथर्मल है, सो डेल्टा टी जीरो होगा। और क्या होता है, प्रेशर हमेशा कांस्टेंट होता है। प्रेशर क्या होता है, आप क्या बोलते हो, कांस्टेंट प्रेशर, टी जीरो। ओके, और क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो क्या बोलेगा, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या लगाते हो, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है। सो एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन, इसका जो टॉपिक है वो अंत में आराम से पढ़ाया जाता है, उसमें आपको ये सारी चीजें बताई गई होंगी कि जब आप फ्री एक्सपेंशन की बात करते हो तो क्या होता है, आपका इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होता है। क्यों इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा, यहाँ पे डेल्टा टी जीरो, आइसोथर्मल प्रोसेस एंड CV डेल्टा टी। ठीक है, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। क्वेश्चन में सर्च करते हैं, फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस विच इज इनकरेक्ट। So dq is zero, correct. This is possible. dt is zero, ये भी सही है. PV is equal to constant, isothermal process. PV to the gamma is equal to constant. No, this is for adiabatic process, not isothermal process. So आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 ने क्या बोला, 14 ने बोला which metal salt dispersed medium being water cannot be prepared by Bradig's arc method। देखिए Bradig's arc method में क्या होता है, आपको पता ही है कि आप मेटल के रॉड को डालते हो और बीच में जो आर्क बनता है वहां पे आप बहुत ज्यादा हीट डाल के कुछ मेटल को वेपर फॉर्म में बदलते हैं। ठीक है, और जब उस वेपर फॉर्म को कंडेंस किया जाता है तो वो कोलॉइड्स में बनता है, कोलॉइड्स बन जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस में आप किसका यूज करते हो, जनरली कॉपर का यूज करते हैं। कॉपर बहुत ही रेयरली यूज होता है, जनरली आप प्लेटिनम, सिल्वर और आप यूज करते हो गोल्ड का, ये सारी चीजों का आप यूज करते हो। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे कौन सा ऐसा मेटल है जो यूज नहीं किया जाता है। सो पोटासियम, पोटासियम KOH स्टेबलाइजर, बहुत ही कम क्वांटिटी में स्टेबलाइजर के रूप में पोटासियम का यूज किया जाता है। अगर आपको याद होगा कि KOH का यूज करते हैं एज ए स्टेबलाइजर, बट क्वांटिटी इज वेरी लेस, इसलिए इसमें K दिया है ऑप्शन में, K मेटल के रूप में यूज नहीं किया जाता। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कॉपर, AU, PT एंड AG ये सारे का यूज किया जाता है सोल्ट बनाने में, बट ये K है पोटासियम का यूज नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन 14 में क्या होगा, K इज नॉट करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 15 क्या बोल रहा है, सिस्टम अब्सॉर्ब 600 जूल ऑफ हीट, सो Q क्या हो गया, प्लस 600, वर्क इक्विवेलेंट टू माइनस 900 जूल, सो वर्क क्या हो गया, माइनस 900 जूल। वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज, व्हाट डू वी नो दैट डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होता है, Q प्लस W। सो Q की वैल्यू 600 प्लस W है माइनस 900, दैट विल गिव यू कितना बताइए, माइनस ऑफ 300 जूल। दैट्स ऑल। बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न था, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट इन यूनिट, ये क्वेश्चन आई थिंक एक बार आ चुका है। सो मैं बता दूं आपको क्वेश्चन नंबर 16 ना, क्वेश्चन 16 में क्या होता है, 1 लीटर ATM इज इक्वल टू 101.3 जूल, देन 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 और लेट्स राइट 4 जूल। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, जूल जो है छोटी सी यूनिट है कंपेयर्ड टू कैलोरी एंड लीटर ATM। ठीक है, अगर 1 जूल के बात करें तो 10 टू द पावर माइनस 7, 10 टू द पावर माइनस 7 अर्ग होता है, ओ सॉरी 10 टू द पावर प्लस 7 अर्ग होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जूल से भी छोटी यूनिट आ गई है अर्ग, तो कौन सा सबसे छोटा यूनिट है आपका, अर्ग सबसे छोटा यूनिट है। ठीक है, अर्ग आपका सबसे छोटा यूनिट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन 17 में हमारे पास है फेरस कार्बोनेट है, सॉलिड है, फेरस ऑक्साइड है और CO2 गैस बन रहा है, इंथैल्पी दिया है।
इंटरनल एनर्जी पूछते हैं। तो ये बड़ा ही आसान सा प्रश्न है और बार बार इस प्रकार का प्रश्न पूछा भी जाता है। क्या है? FeCO3 सॉलिड लिखने का कारण है यहाँ पे, दिस गिव्स FeO अगेन सॉलिड एंड गिविंग यू CO2, सो डेल्टा एन जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा? 1 होगा। ठीक है। इंथैल्पी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी और डेल्टा पीवी और डेल्टा एनजीआरटी। ठीक है। डेल्टा यू क्या हो जाएगा? डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एनजीआरटी। डेल्टा एच की वैल्यू पता है आपको, डेल्टा एच की वैल्यू है 82.8, सो 82.8 माइनस डेल्टा एनजीआरटी बताइए। डेल्टा एन की वैल्यू क्या अभी अभी आपने निकाला? 1, सो 1। आर की वैल्यू 0.08। टेम्परेचर की वैल्यू बताइए 298, सो 298। ध्यान से अगर देखेंगे तो ये किस में निकलेगा? इसकी जो वैल्यू आएगी वो किस में निकलेगी? डेल्टा एनजीआरटी। डेल्टा एनजीआरटी की वैल्यू निकलेगी लीटर एटीएम में, 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। सो ये किस में निकलेगी? लीटर एटीएम में। या अगर आप उसको सीधा 8 लिख लो, 8.20 8.3 जूल, तो वो लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं 8.3 लिख देता हूँ, 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल। और दिस डिवाइडेड बाय 1000, क्यों? दिस इज इन किलो जूल, दिस हैज टू बी इन किलो जूल। ठीक है। सो कैलकुलेशन आसान कैसे करेंगे? 8.3 है, 298 को 300 लिख देते हैं, आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। सो इसको मैंने 300 लिख दिया। ओके, सो एक लड्डू गया 8.3 इंटू 3 क्या आ जाएगा बताइए? 24.9। 24.9 डिवाइडेड बाय 10 से 2.49 और 2.5, सो 82.8 माइनस 2.5 बताइए कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली 80.3। सो दिस इज 80.3 किलो जूल। सर्च कीजिए 80.3। सो यू हैव सेकंड ऑप्शन, दैट इज 80.32 किलो जूल। सो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और 18 को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन। यस, इंटरनल एनर्जी किसी पार्टिकुलर स्टेट पे ही डिपेंड करता है। इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यस, बड़ा सा सिस्टम लिया तो उसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी, छोटा सिस्टम लिया तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी। ये सारी बातें आपको पता है। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। Sorry, heat at constant volume. Yes, you know that Q is equal to mc delta T. But when CV बताते हो at constant volume, वो क्या होता है? इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर हो जाता है। ये चीजें आपने की है जिसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो आपका ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों सही होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा दैट इज फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है फोर्थ ऑप्शन। ओके, 19 में है कि आपके पास X2 gaseous phase, 3Y2 gaseous phase giving you 2 moles of X by3. Let me write that. X2, this is in gaseous phase, plus 3 moles of Y2 in also gaseous phase. This is giving you 2 moles of X by3 in gaseous phase. ओके, सो क्वेश्चन इज आस्किंग डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई, यानी कि इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा ई को बोलते हैं, डेल्टा एच को इंथैल्पी चेंज बोलते हैं। अब ध्यान दो, व्हाट इज डेल्टा एन? डेल्टा एन जी कितना है? 2 माइनस 3 माइनस 1, सो दिस इज कम टू बी -2। ठीक है, दिस इज -2। ओके, व्हाट इज डेल्टा एच? इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। सो डेल्टा एच minus delta u, that is coming to be delta n g r t. Question is asking delta h minus delta z is equal to z. So asking z by r, यानी कि delta h minus delta u by r, यानी कि यहाँ भी r, यानी कि ये coming to be delta n g into t, delta n g into t. सो डेल्टा एन के पास कुछ वैल्यू है, टेम्परेचर के पास कुछ वैल्यू है, तो दिस इज एब्सोल्युटली जीरो नहीं होगा। दूसरी थी, समझ में आया? ये जीरो कभी नहीं होगा। मैं ये बता रहा हूं कि आपको कैलकुलेशन क्यों नहीं करना चाहिए। सो डेल्टा एन की वैल्यू -2 है, टी की वैल्यू कुछ होगी, टी की वैल्यू इज 27, सो टी इज इक्वल टू 300 केल्विन। ठीक है, तो एब्सोल्युटली दिस इज नॉट जीरो,
दिस इज नॉट पॉजिटिव वैल्यू, सर्च फर्दर नेगेटिव वैल्यू, सर्च फर्दर नेगेटिव, ओनली वन नेगेटिव वैल्यू आपके ऑप्शन में इस तरीके से दिया गया है कि इस क्वेश्चन को आप आसानी से लेस देन 20 सेकंड में बना सकते थे। ठीक है, वैसे मैं सॉल्व कर दूं इसको। दिस इज -2 into 300 दैट इज कमिंग टू बी -6 into 10⁻²। ठीक है, तो आप उस तरीके से भी बना सकते थे कि इस पूरे ऑप्शन में 4 ऑप्शन में एक ही नेगेटिव वैल्यू है, टिक दैट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन 20 क्या पूछ रहा है देखते हैं। Which of the following is extensive property? Extensive property क्या होती है? जो सिस्टम के शेप पे, सिस्टम के साइज पे डिपेंड करता है। So specific resistance, no. Then molar conductance but not the molar conductance. Heat capacity, yes, heat capacity depends on the क्या है size of the system. Yes, the moment you are saying specific heat या molar heat capacity, they are intensive property. 21 की बात कर रहे हैं। 21 में इफ द वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो अगर आप ध्यान से याद हो चीजें आपको, तो जब साइन कन्वेंशन की बात कर रहे थे W इज इक्वल टू नेगेटिव कब होता है? जब वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द गैस, इसकी बातें करते हैं। जब वर्क डन बाय द गैस करते हैं तो वर्क डन नेगेटिव होता है। देन बात करते हैं Q की। Q is when heat is supplied to the system, heat is supplied to the gas, क्या होता है? पॉजिटिव होता है। Heat is given out of the system, heat is given by the system, ये क्या होता है? नेगेटिव होता है। This is the sign convention you are following from the beginning. Now question 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन 22 शायद आपके टेस्ट में आ चुका है। So again this is very simple. Which of the following has highest coagulating power to coagulate a ferric hydroxide? So you know ferric hydroxide यानी कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को नेगेटिव और हाईएस्ट नेगेटिव चार्ज चाहिए, हाईएस्ट नेगेटिव चार्ज चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 में क्या है? क्लोराइड आयन है, एक नेगेटिव चार्ज। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है आपके पास? नाइट्रेट आयन है, NO3, एक नेगेटिव चार्ज। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है बताइए? सल्फेट आयन है, SO4, 2 नेगेटिव चार्ज, बहुत ही कम लग रहा है। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, सॉरी फोर्थ ऑप्शन की बात कर रहे हैं। सो वी हैव FeCN6 -3, yes, this is the highest negative charge and that is required to coagulate this particular ferric salt. Okay, question number 23. Which of the following is correct? Underline correct statement. For a cyclic process work done is 0. नहीं ना, for a cyclic process no need, not necessary. 23 अगर आपके पास कुछ ऐसा है तो आपको क्या पता है? वर्क डन इज द ये वाला एरिया, ये एरिया 0 थोड़ी है, ये एरिया 0 थोड़ी है। अगर आपका ये दिस इज P, दिस इज V, ये एरिया 0 है नहीं, तो वर्क डन 0 कैसे होगा? ऑप्शन 1 गलत है। डेल्टा इज 0 फॉर एनी प्रोसेस इन आइसोलेटेड सिस्टम, नहीं, एनी प्रोसेस के लिए नहीं है, सिर्फ ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा स्टेटमेंट पे ध्यान देंगे। स्टेटमेंट क्या बोलना चाह रहा है? ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस और ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस डेल्टा E एंड डेल्टा H आर 0। यस, क्यों? देखते हैं। व्हाट इज डेल्टा H NCP डेल्टा T, व्हाट इज डेल्टा U NCV डेल्टा T, and for the isothermal process delta T is 0, delta T is 0, so this is equal to 0, this is equal to 0. क्लियर? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। क्वेश्चन 24 क्या बोला है? द कोगुलेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हैविंग सोडियम आयन, बेरियम +2, एल्यूमिनियम +3 फॉर आर्सेनिक सल्फाइड। सो क्या है? नेगेटिव -2 चार्ज है, जिसको हाईएस्ट, सो इसको सोल को क्या करते हैं? आपको यहाँ पे डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो ज्यादा अच्छा होगा, जो सबसे कम पॉजिटिव चार्ज होगा वो थोड़ा सा खराब होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। चार्ज का ही खेला है भैया, चार्ज का ही खेला है। तो देखिए इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बदलना है, तो सबसे कम वाला कौन होगा? जिसके पास कम चार्ज होगा, Na पॉजिटिव। फिर कौन आएगा बताइए? बेरियम 2+, Ba2+, और अंत में सबसे खतरनाक स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होगा? Al3+, Al3+। क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर रहे हैं। Which property of colloid is not dependent on the charge on colloidal particles? Not dependent। तो ऐसे सारी प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक फील्ड से, जो मैग्नेटिक फील्ड से
वैरी की जा सकती है, ऐसी प्रॉपर्टी को वो चार्ज पे डिपेंड करेंगे। पहला देखते हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। यस, इसमें फ्लो ऑफ लिक्विड होता है। आप क्या करते हो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डालते हो तो इसमें क्या होता है, उसके कारण जो लिक्विड फ्लो होता है तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो यार ये तो गड़बड़ बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करोगे और जैसा चार्ज है चार्ज के अनुसार क्या होगा, फ्लो चेंज कर सकता है। सो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस प्रोसेस है वो चार्ज डिपेंडेंट है। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट साइज डिपेंडेंट है। अब आपके पास डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, उन पे चार्ज कुछ भी हो, अगर साइज सेम है तो उसका इफेक्ट सेम दिखेगा, करेक्ट। तो ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करते हैं, तो ध्यान रखेंगे टिंडल इफेक्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। देन कोगुलेशन, अभी हमने देखा कि कोगुलेशन पावर ये चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। देन इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो क्या करता है, इसमें जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स हैं, डिस्पर्स्ड पार्टिकल जो होंगे उसका जो मोशन है, डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स का जो मोशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अनुसार वो उसका मोशन दिखेगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लिया, उसमें एक जो पार्टिकल डिस्पर्स्ड पार्टिकल है उसका चार्ज ज्यादा है, एक डिस्पर्स्ड पार्टिकल उसका चार्ज कम है, तो ज्यादा वाला ज्यादा डेविएट करेगा, ये कम डेविएट करेगा। सो अगेन चार्ज के अनुसार मोशन डिफर करने लग गया है। क्वेश्चन ने पूछा है कि आपका चार्ज पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है, चार्ज पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो क्या टिंडल इफेक्ट साइज पे डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 26, कोलाइडल सॉल्यूशन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट प्रोसेसेस आपके पास है। तो हम देखते हैं कि क्या क्या ऐसा है। तो उन्होंने डिफरेंट प्रोसेस, आपको पता है कि कोलाइडल पार्टिकल कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं हमारे पास। आपके पास हैं फिजिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस में आप हाइड्रोलिसिस का यूज करते हो। कैसे, आप क्या करते हो, बॉइल्ड वाटर का यूज करते हो, किसमें, FeCl3 के लिए यूज करते हो, नहीं बॉइल्ड वाटर का यूज करते हो। FeCl3 के लिए वो फेरिक हाइड्रोक्साइड देता है। सिमिलरली आपके पास है, जैसे इसका मतलब पहला ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन में क्या होगा, क्या फेरिक क्लोराइड में आप बॉइल्ड वाटर का यूज करते हो और उसको रिड्यूस कर देता है किसमें, FeOH इसमें, ठीक है। इसी तरीके से रिडक्शन टेक्निक्स होते हैं जो गोल्ड के लिए, प्लैटिनम के लिए, सिल्वर के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है, उसके लिए यूज किए जाते हैं। जो मेटल सॉल्ट्स के उसके लिए यूज किए जाते हैं। तो रिडक्शन टेक्निक भी एक ऐसा टेक्निक है जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए यूज करते हैं। तो आपका सेकंड ऑप्शन भी सही है। इसी तरीके से जो आपके कुछ फिजिकल प्रोसेस होते हैं, फिजिकल प्रोसेस, जैसे अगर आपके पास प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट यानी कि क्या है, सॉल्यूशन के बाहर है वो, तो क्या करते हो, पेप्टाइजिंग एजेंट का यूज करके उस कोलाइडल उस जो आपका प्रेसिपिटेट पार्टिकल्स है उसको आप सॉल्यूशन में लेके चले जाते हो। तो क्या है, पेप्टाइजेशन जो प्रोसेस है इसमें क्या है, कुछ एजेंट यूज किए जाते हैं। सो पेप्टाइजेशन भी इज वन ऑफ द प्रोसेस टू मेक कोलाइडल सॉल्यूशन। इसी तरीके से एक प्रोसेस है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। उसमें क्या करते हो, आप मेटल रॉड्स का यूज करते हो और आप आर्क बनाते हो, बहुत ज्यादा हीट सप्लाई करते हो, मेटल को वेपर बनाते हैं और फिर उसको कंडेंस करते हैं, फिर वो कोलाइड्स में जाता है। इसमें आप क्या करते हो, Ag का यूज करते हो, Au का यूज करते हो, प्लेटिनम करते हैं, कॉपर करते हैं, ठीक है। तो बट व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिर वही बात है, इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द मूवमेंट, ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के काम नहीं आता, ठीक है। सो दिस इज इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 बात करेंगे, द साइज ऑफ पार्टिकल इन सस्पेंशन, ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन के को आपको ऑर्डर में बताना है। तो आपके पास क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 27। सो आपके पास है पहला द सस्पेंशन। सस्पेंशन में जो पार्टिकल का साइज होता है वो क्या होता है, दिस इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, ठीक है। अगला कौन सा है आपके पास, कोलाइडल। सो कोलाइडल क्या होता है, कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच वैरी करते हैं। और इसके बाद कौन सा है, ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन जो होता है, ट्रू सॉल्यूशन वो क्या होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर। तो पहला ये होगा। सो ट्रू सॉल्यूशन सबसे छोटा, फिर कौन सा आएगा, कोलॉइडल आएगा, फिर कौन सा आएगा, सस्पेंशन आएगा, सस्पेंशन, ठीक है। इस तरीके से आपको थोड़ा सा वैल्यू अगर पता हो तो क्वेश्चन आसानी से बनाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 28, द स्टेटमेंट नॉट एप्लीकेबल टू केमिसॉर्प्शन। केमिसॉर्प्शन ये जो है हाईली स्पेसिफिक, यस इट इज हाईली स्पेसिफिक, इट इज एप्लीकेबल। जो केमिसॉर्प्शन जो था वो एप्लीकेबल होता है। देन इंडिपेंडेंट ऑफ, यस केमिसॉर्प्शन जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। जनरली आप
केमिसॉर्प्शन में टेम्परेचर से ज्यादा कोई मतलब नहीं होता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। सो इरिवर्सिबल प्रोसेस। मल्टी लेयर, नो। केमिसॉर्प्शन क्या होता है, सिंगल लेयर बनाता है। केमिसॉर्प्शन में मल्टी लेयर नहीं बनता, केमिसॉर्प्शन में सिंगल लेयर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज द रॉन्ग वन। क्वेश्चन नंबर 29 है, वॉल्यूम ऑफ गैसेस, यू हैव 4 डिफरेंट गैसेस एब्जॉर्ब्ड बाय 1 ग्राम ऑफ चारकोल एट 288 केल्विन। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो इजिली लिक्विफेबल गैस होते हैं वो इजिली एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जो इजिली लिक्विफेबल गैस होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या करना है, इजिली लिक्विफेबल गैस। इजिली लिक्विफेबल गैसेस कैन easily be adsorbed. तो आपको क्या करना है, अरेंज करना है कि जो गैसेस आराम से लिक्विफाई किए जा सके। तो आपको पता है कि हमारा अमोनिया के पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी है, तो अमोनिया सबसे आसानी से लिक्विफाई किया जा सकता है। देन वी हैव CO2, पोलर बॉन्ड्स होते हैं CO2। देन कम्स योर CH4 एंड देन कम्स योर H2, बहुत ही छोटा, इसको लिक्विफाई करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अरेंज कीजिए। दिस इज द ऑर्डर फॉर द एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ओके। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 30 वी आर गोइंग टू सी। क्वेश्चन 30, which of the following statement is correct for the spontaneous adsorption of a gas? So फिर से वही बात है, डेल्टा जी की बात ही करेंगे। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस ऑफ टी डेल्टा एस। यही हमको हर प्रोसेस के लिए स्पॉन्टेनियस नेचर की बात करता है। ओके, अब एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, आपको ध्यान होगा कि एड्सॉर्प्शन प्रोसेस में मॉलिक्यूल्स यहाँ पे घूम रहे थे, आपने सरफेस लाया, मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हो गए, यानी मॉलिक्यूल को बांधा गया है। आपको क्या पता है कि जब रैंडमनेस कम होता है तो एंट्रोपी क्या होती है, डिक्रीज होती है। आपने क्या किया है, जो मॉलिक्यूल रैंडम घूम रहा था उसको सरफेस पे आपने उसको बांध दिया है। तो जब सरफेस पे बांधते हैं तो आपने क्या किया, रैंडमनेस कम किया है। और रैंडमनेस कम किया है, व्हाट यू डिड इज इन एड्सॉर्प्शन डेल्टा जी इज नेगेटिव नाउ। ठीक है, डेल्टा जी इज नेगेटिव, सो व्हाट विल हैपन, दिस डेल्टा जी इज नेगेटिव एंड दैट्स व्हाई दिस पार्टिकुलर टर्म इज पॉजिटिव। ये जो टर्म हो गया है, दिस पार्टिकुलर टर्म इज पॉजिटिव। सो व्हाट, किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी को नेगेटिव होना चाहिए था। क्लियर? ये एक बंदा हुआ करता था जो पॉजिटिव लाता था, यही नेगेटिव हो गया, यानी कि ये जो टर्म है नेगेटिव होना चाहिए था, यही टर्म पॉजिटिव हो गया है। अब कैसे इसको हम नेगेटिव करें, तो हमको इसको किसी तरीके से नेगेटिव डालना होगा, यानी कि डेल्टा एच को इतना ज्यादा नेगेटिव कर दीजिए कि ये बंदा पॉजिटिव हो के भी नेगेटिव हो जाए पूरा आपका टर्म। कैसे, अगर ये टोटल हो गया 3 तो इसको कर दीजिए -4 -1। ये अगर ये हो गया है 10 तो इसको कर दीजिए -12, अल्टीमेटली -2। सो आपको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एच को सफिशिएंटली नेगेटिव करना पड़ेगा। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। डेल्टा एच इज नेगेटिव, एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड देयरफॉर डेल्टा एच शुड बी हाईली पॉजिटिव। नहीं भाई मेरे, अगर इसको भी पॉजिटिव कर दिया, ये ऑलरेडी पॉजिटिव हो गया है तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया, स्पॉन्टेनियस दिखेगा ही नहीं। ऑप्शन 2, डेल्टा जी इज नेगेटिव एंड देयरफॉर डेल्टा एच शुड बी हाईली नेगेटिव। ये बहुत नेगेटिव होना चाहिए, तभी इसके पॉजिटिव नेचर को कंपनसेट करके डेल्टा जी को नेगेटिव कर पाएगा और आपको क्या मिलेगा, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। चलिए क्वेश्चन 31 की तरफ बात कर ही रहे थे, तो देखते हैं। ऑल्दो नाइट्रोजन डज नॉट एब्जॉर्ब ऑन सरफेस एट रूम टेम्परेचर, इट एब्जॉर्ब्स ऑन द सरफेस एट 83, यानी कि टेम्परेचर कम कर दिया, सो 83 केल्विन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो आपने क्या किया, देखिए ध्यान से देखिए क्या हुआ है कि जब आपने टेम्परेचर को कम किया एट 83 केल्विन, दैट इज वेरी लो टेम्परेचर, सो वहां पे क्या है कि सरफेस पे एब्जॉर्ब होना शुरू हो गया है। सो इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। तो आपको क्या पता होगा कि जो हमारे पास 2 प्रकार का एब्जॉर्प्शन है। दिस इज क्वेश्चन 31, क्वेश्चन 31 है, क्वेश्चन 31 है। इसमें क्या है, हमारे पास 2 प्रकार के एब्जॉर्प्शन आपने पढ़ा होगा, दैट इज फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन।
सो फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात करेंगे और केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात करेंगे। होता क्या है, सरफेस पे मॉलिक्यूल्स आते हैं और सिंपली यहाँ पे रुके रहते हैं, ठीक है, वन डायमेंशनल फोर्स या कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनता, ध्यान रखेंगे कोई केमिकल बॉन्ड नहीं रहता, तो सरफेस पे आके रुके रहते हैं, दिस कॉल्ड फिजिकल एड्सॉर्प्शन। बट यहीं पे अगर मॉलिक्यूल्स ने आके क्या सरफेस के साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है, केमिकल बॉन्ड बना लिया, दैट इज कॉल्ड केमिकल एड्सॉर्प्शन। और क्या होता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन में, क्या होता है, लो टेम्परेचर, अगर आपने टेम्परेचर कम की है तो वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन को फेवर करता है। हाई टेम्परेचर लाइक 700 और 800 केल्विन, दैट फेवर्स केमिकल एड्सॉर्प्शन, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात कि जो आपका जो लेयर बनता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन वो मल्टी लेयर बनता है, केमिकल एड्सॉर्प्शन में मोनो लेयर, सिंगल लेयर बनता है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो क्वेश्चन को फिर से, तो टेम्परेचर आपने डिक्रीज किया, नाइट्रोजन क्या था, एब्जॉर्ब नहीं हुआ करता था, सरफेस पे एब्जॉर्ब नहीं हुआ करता था, पर जैसे ही आपने टेम्परेचर को डिक्रीज करके 83 केल्विन पहुंचे, टेम्परेचर डिक्रीज किया है, वहां पे एड्सॉर्प्शन शुरू हो रहा है। इसका क्या मतलब है, वो कौन सा एड्सॉर्प्शन हो रहा होगा, द मोड ऑफ एड्सॉर्प्शन इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन। तो सर्च करते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन के बारे में है। पहला ऑप्शन है 83 केल्विन, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मोनोलेयर, नो, मल्टीलेयर, इट हैज टू बी मल्टीलेयर। At 83 Kelvin, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब्स एज एटम्स, नो, N2 के रूप में ही होता है, मॉलिक्यूल के रूप में। At 83 Kelvin, nitrogen molecules are held by chemical bonds, no, chemical bonds for chemical adsorption. At 83 Kelvin, there is a formation of multi-molecular layer, yes, absolutely yes, ये क्या हो कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो रहा है और मल्टीपल लेयर्स आपको दिखेंगे। सो ऑप्शन नंबर 4 को टिक करेंगे और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इन द कंबशन ऑफ 5 ग्राम ऑफ मेटल 9.44 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपने जो बेसिक इक्विवेलेंट मास का डेफिनेशन पता होगा, क्या होता है, मास ऑफ एनी सब्सटेंस व्हिच रिएक्ट्स और इक्वल टू और इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन, 35.5 ग्राम ऑफ मास ऑफ क्लोरीन। ये वाला डेफिनेशन अगर आया हो तो ये क्वेश्चन उसी के आधार पे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास है मेटल M, इसका मास है 5 ग्राम, मेटल ऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन का मास कितना होगा, मेटल ऑक्साइड दैट इज 9.44 माइनस मास ऑफ मेटल, सो दिस इज 5, सो दिस इज कमिंग टू बी 4.44 ग्राम। सो दिस इज द मास of oxygen reacting to metal, ठीक है। अब थोड़ा सा डेफिनेशन पे याद करते हैं कि अगर आपके पास यहां से है 4.44 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है 5 ग्राम ऑफ मेटल के साथ, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन कितने के साथ करेगा, 5/4.44 ग्राम। तो what is equivalent mass? Equivalent mass is the mass which can react with 8 ग्राम of oxygen. तो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितना करेगा, so 8 के साथ करेगा 5/4.44 into 8, that is 40/4.44, so that comes to be 9 ग्राम। क्या हो जाएगा, 9 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 33 सारे लोग पढ़ेंगे। 33 is the equivalent weight of certain trivalent element is 20. So question number 34, sorry, this is 32, correct, this is 33। So question 33 में equivalent mass given है, E is given as 20, n factor is 3, trivalent मतलब n factor is 3, trivalent का मतलब क्या है, n factor क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, okay। So n factor 3 है, so what we know, molar mass is equal to E into n, तो क्या हम इस एलिमेंट का मोलार मास निकाल सकते हैं, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 into 20 इक्विवेलेंट मास दैट इज इक्वल टू 60 ग्राम, ओके। n फैक्टर 3 का क्या मतलब है, वो एक मेटल है और 3 n फैक्टर है, यानी कि 3 पॉजिटिव बन रहा होगा, 3 पॉजिटिव बन रहा होगा। आपको पता है मेटल की बात करते हैं तो जितना चार्ज होता है वो भी n फैक्टर के बराबर होता है, तो 3 पॉजिटिव बनना होगा, यानी कि m3 पॉजिटिव बनना होगा, M3 पॉजिटिव बनना होगा। इसका ऑक्साइड बनाइए
O -2 हो गया तो आपको पता है कैसा बनता है, दिस विल बी M2O3। चलिए मोलार मास इस मॉलिक्यूल का निकालते हैं, क्या हो जाएगा, 2m है तो 60 इंटू 2 क्या हो जाएगा 120, प्लस 3 ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन का मतलब क्या होगा 16 इंटू 3 सो दैट इज 48, सो 120 प्लस 48 दैट गिव्स यू 168 ग्राम पर मोल, 168 ग्राम पर मोल हो जाएगा। ठीक है, 168 ग्राम पर मोल, आसानी से आप इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन 34 हम देखने जा रहे हैं। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। When 22.4 liter of H2 is mixed with 11.2 liter of Cl2 each at STP, moles of HCl formed. So let me write H2 plus Cl2 giving you 2 moles of HCl. Let me write the moles of H2. 22.4 divided by 22.4, this gives you 1 mole at STP. So let me write it, 22.4 liter divided by 22.4, this is 11.2 divided by 22.4, this gives you 1, this gives you 0.5. This is what? This is the limiting case, limiting reagent case. आपको क्या पता है, ये 1 है, ये 0.5, एक के साथ करता है। इस H2 को 1 मोल ऑफ Cl2 चाहिए था रिएक्शन करने के लिए, बट अवेलेबल नहीं है। Cl2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, तो Cl2 के आधार पे सारा क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। ओके, तो Cl2 0.5 मोल्स ऑफ Cl2 कितना देगा, 0.5 मोल ऑफ Cl2 0.5 मोल ऑफ H2 के साथ रिएक्शन करेगा तो देगा आपका 0.5 इंटू 2 दैट इज 1 मोल ऑफ HCl गैस और लिक्विड गैस, एसिड गैस। क्वेश्चन 35, क्वेश्चन 35 क्या बोल रहा है देखते हैं। 0.5 मोल ऑफ CaBr2 is mixed with 0.2 मोल ऑफ K3PO4, so CaBr2 plus K3PO4 ये रिएक्शन करके बना रहा है आपके पास CA3PO4 twice प्लस KBr। रिएक्शन बैलेंस करेंगे, 3 CA3 है, कैल्शियम 3 है तो यहाँ मैं 3 लिख देता हूँ, और फास्फोरस फॉस्फेट यहाँ पे 2 है तो मैं यहाँ पे 2 फॉस्फेट लिख देता हूँ। 3 इंटू 2 6 होना चाहिए। देखिएगा सब कुछ बैलेंस है क्या, हाँ आई थिंक सब कुछ, ब्रोमीन ठीक है, सब कुछ बैलेंस है। ओके, क्वेश्चन है कि हमारे पास है 0.5 मोल ऑफ ये है एंड 0.2 मोल ऑफ ये है। अब पूछ रहा है प्रोडक्ट कितना बनेगा। अगेन दिस इज अ लिमिटिंग केस, लिमिटिंग रिएक्टेंट केस, क्लियर। ओके, सो मैंने क्या बताया था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ जाए तो पता करना है कि दोनों में से लिमिटिंग है कौन, दो में लिमिटिंग कौन है, ये पता करने के लिए व्हाट यू डू इज यू जस्ट डिवाइड द गिवन नंबर ऑफ मोल्स बाय द कोएफिशिएंट। So 0.5 divided by 3, 0.2 divided by 2, this is coming to be 0.16, correct? This is 0.1. क्या करना है, step number 1, find out the number of moles, find out number of moles, divide by coefficient, divide by coefficient। जब आपने डिवाइड कर लिया तो जो छोटा नंबर होता है that is your limiting reagent। तो 0.1 ज्यादा छोटा है कि 0.16, 0.1 ज्यादा छोटा है, this is your limiting reagent। And the moment you found out what is limiting reagent, calculation उसी के आधार पे करेंगे। Question is asking how maximum number of moles of calcium phosphate, यानी ये कितना बनेगा। तो आपको 2 मोल बनाता है 1 मोल, तो क्या पता ये 0.2 मोल बनाएगा, कितना 0.2 मोल बनाएगा 0.1 मोल, 0.1 मोल, ठीक है। सो 0.1 मोल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, a mixture of gases contain N2O2 gas in ratio of 7:16। क्वेश्चन 36 में क्या है आपके पास है, N2 और O2 का 7:16 वेट रेशियो है, तो ऐसे बोल सकते हैं N2 by O2 is equal to 7 ग्राम by 16 ग्राम, ठीक है। What is the ratio of their molecules? Molecules कैसे पता करते हैं, ग्राम से बदलिए नंबर ऑफ मोल्स में, नंबर ऑफ मोल्स से बदलिए किसमें, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। तो इसको आपको 7 ग्राम को बदलना है नंबर ऑफ मोल्स में। 7 इज द नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ नाइट्रोजन, सो 7 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है 28, सो 28। 16 क्या है, 16 ऑक्सीजन का मास है, ऑक्सीजन का मास है डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 32,
ठीक है, दिस इज मोल रेशियो अभी आया है, दिस इज मोल रेशियो है, दिस इज कमिंग टू बी, दिस इज 1/4, 1/2, सो 2/4 into Na into Na, ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा, 1/2 इज द आंसर, ठीक है, 1/2 इज द आंसर, ठीक है, सो 1:2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, the empirical formula of an organic compound containing carbon and hydrogen is CH2. So 37, CH2, what is the empirical mass? 12 plus 2, 14 gram. The mass of 1 liter of this organic gas is exactly equal to that of 1 liter of N2. So what I can write, mass 1 liter N2 is equal to mass 1 liter HC हाइड्रोकार्बन, 1 लीटर हाइड्रोकार्बन। इसमें कोई कंफ्यूजन, जो इंफॉर्मेशन गिवन है मैं लिख रहा हूं, at same temperature and pressure, therefore molar mass. So अगर आप बोलो, इन्होंने बोला कि मास ऑफ 1 लीटर N2 N जो है अगर किसी टेम्परेचर प्रेशर पे है, सेम मास हो जाएगा मास ऑफ दैट हाइड्रोकार्बन सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। इसका ये भी तो मतलब है कि मास ऑफ नाइट्रोजन, 1 लीटर नाइट्रोजन अगर हम STP पे लेते हैं, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोकार्बन 1 लीटर एट STP। क्वेश्चन ने बोला कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर अगर आप दोनों को मापिए, मेजर कीजिए, तो 1 लीटर का जो मास है वो 1 नाइट्रोजन का वो बराबर है 1 लीटर ऑफ दैट पार्टिकुलर हाइड्रोकार्बन। ये कर दिया मैंने। What is the, so can I say mass of 2 liter at STP is equal to mass of 2 liter at STP? Mass of 5 liter at mass of 5 liter of N2 at STP should be equal to mass of 5 liter of that hydrocarbon at STP. Mass of 10 liter of that nitrogen gas at STP has to be equal to mass of 10 liter of that particular gas at STP। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन ने बोला है कि 1 लीटर नाइट्रोजन का मास बराबर है 1 लीटर हाइड्रोजन के मास से, तो 2 का बराबर होगा 2 लीटर। 3 लीटर नाइट्रोजन का मास होगा बराबर 3 लीटर ऑफ हाइड्रोकार्बन। 10 लीटर का मास का बराबर होगा 10 लीटर हाइड्रोकार्बन। सो 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन का मास होगा 22.4 लीटर ऑफ दैट पार्टिकुलर हाइड्रोकार्बन। सो व्हाट इज द मास of 22.4 liter nitrogen is equal to mass of 22.4 liter of HC at STP। इसको भी अगर आपने STP पे मापा है, अब आप ये बता मुझे मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ N2 गैस का क्या मतलब है? 1 मोल ऑफ गैस। अगर आपने स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन लिया है तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर और उसका मास होता है 28 ग्राम, और दिस हैज टू बी 28 ग्राम, यानी कि दिस इज द मोलार मास ऑफ दिस पार्टिकुलर हाइड्रोकार्बन। यानी कि आपने मोलार मास ऑफ हाइड्रोकार्बन पता कर लिया है, एम्पेरिकल मास पता है, तो एम्पेरिकल मास 14 इंटू N इज इक्वल टू 28। सो N की वैल्यू आ रही है 2, मतलब क्या होगा 2 इंटू CH, 2 इंटू CH2 क्या होता है, 2 कार्बन होने चाहिए तो C2, हाइड्रोजन 4 होना चाहिए तो हाइड्रोजन 4, C2H4। समझ में आया कैसे हमने किया? क्वेश्चन को पढ़ा हमने, एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया है, एम्पेरिकल फॉर्मूला से फिर हमको बोला कि 1 लीटर नाइट्रोजन का मास बराबर है 1 लीटर हाइड्रोजन के बराबर। तो मैंने कॉन्सेप्ट लगाया कि अगर 1 लीटर का नाइट्रोजन और 1 लीटर कार्बन दैट गैस बराबर है तो 10 लीटर ऑफ नाइट्रोजन 10 लीटर ऑफ 10 गैस बराबर होगा। 22.4 लीटर नाइट्रोजन 22.4 लीटर दैट गैस बराबर होगा। तो वहां से देखा 22.4 इज नथिंग बट 1 मोल। सिमिलरली 22.4 मतलब कि 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का जो मास होगा वो 1 मोल ऑफ दैट पार्टिकुलर गैस के मास के बराबर होगा। 28 ग्राम होता है इसका, तो इसका भी 28 ग्राम होगा। तो 28 ग्राम 1 मोल का मतलब आ गया। और फिर आपने यूजिंग दैट N into एम्पेरिकल मास विल गिव यू द मोलर मास, उससे हेल्प से बना। ठीक, ओके। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 37। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 38। वॉल्यूम ऑफ H2 and Cl2 आर मिक्स्ड,
हाउ विल द वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर चेंजेस आफ्टर रिएक्शन एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो देखते हैं, हम क्वेश्चन 38 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 38, सो यू आर टेकिंग H2 प्लस Cl2 गिविंग यू 2HCl। मान लीजिए आपने 1 लीटर लिया और 1 लीटर लिया, तो आपको क्या बता रहा है, 1 लीटर और 1 लीटर दोनों रिएक्शन करके कितने बनाएंगे, 2 लीटर बनाएंगे, 2 लीटर बनाएंगे। तो इनिशियली हमारे पास कितना था, 1 लीटर ऑफ H2 एंड 1 लीटर ऑफ Cl2। टोटल इनिशियल वॉल्यूम कितना था हमारे पास, 2 लीटर। जब सारा रिएक्शन कर लिया है, टोटल फाइनल वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर है। चेंज कितना है, 0 है। तो क्या होगा, वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम हमारा चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन 39, 10 मोल्स ऑफ SO2 एंड ऑक्सीजन 12 मोल को रिएक्शन कराया गया है एंड यू हैव प्रोड्यूस्ड 8 मोल ऑफ SO3। सो बड़ा ही आसान सा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। ये सब क्वेश्चन तो गलत होने ही नहीं चाहिए। SO2 यू आर रिएक्टिंग विद O2 गिविंग यू SO3। रिएक्शन बैलेंस करते हैं, बैलेंस हो गया। यू हैव 10 मोल ऑफ SO2, यू हैव 12 मोल ऑफ, दिस इज 0। रिएक्शन हुआ तो आपको ये 8 मोल मिला। जितना SO3 बनता है उतना ही SO2 खर्च होता है। तो 8 SO2 अगर SO3 बना है तो 8 मोल ऑफ SO2 खर्च हुआ होगा। तो 10 माइनस 8 हो गया, यानी कि 2 बचा हुआ कितना है, 2 मोल ऑफ SO2 बचा हुआ है और 8 मोल ऑफ SO3 बना है। क्वेश्चन इज आस्किंग रेशियो ऑफ SO2 एंड SO3। सो रेशियो सो SO2 बाई SO3 क्या हो जाएगा, SO2 का मोल 2 बचा हुआ है, SO3 बन गया है 8, कितना हो जाएगा 1/4। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं सारे लोग। क्वेश्चन 40 क्या बोल रहा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 6 × 10⁻23 कार्बन एटम। सो कार्बन इज 6 × 10⁻23 मोल्स निकालते हैं, डिवाइडेड बाय Na दैट इज 6.2 6 into 10 to the 20, that is coming 1. Then we have hydrogen atoms. Hydrogen is 1.8. So let me write 18 into 10 to the power 23 divided by 6 into 10 to the power 23. That is coming to be 3. Then oxygen. Oxygen is we have oxygen 3 into 10 to the power 23 divided by Na, that is 6 into 10 to the power 23, 0.5. सो क्वेश्चन 40 को फिर से कंटिन्यू यहाँ कर रहे हैं कि हमारे पास कार्बन है 1 प्लस हाइड्रोजन है 3 प्लस ऑक्सीजन है 0.5, 0.5 ऑक्सीजन। कैसे लिखेंगे, CH3O 0.5 मल्टीप्लाई विद 2, सो क्या हो जाएगा C2H6O। ठीक है, इस तरीके से आप आसानी से लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 41 बढ़ेंगे। क्वेश्चन 41 हमारे पास क्या है, आइसोटोप I11, इसका परसेंटेज है 80% या 0.8 लिखेंगे तो ज्यादा आसानी होगा कैलकुलेशन। I12 इसका है 15%, दैट इज 0.15। देन I13 है, I13 का क्या होगा 5%, यानी कि 0.05। तो एवरेज एटॉमिक मास और AAM जिसको आप बोलते हो, AAM क्या हो जाएगा बताइए, 0.8 मल्टीप्लाई विथ 11 प्लस 0.15 मल्टीप्लाई विथ 12 प्लस 13 into 0.05। थोड़ा सा गुना भाग लगाते हैं, दिस इज कमिंग टू बी 8.8 प्लस ये कितना हो जाएगा 1.8 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.65। जोड़ डालिए क्या होगा 88 16 16 प्लस 6 कितना होगा 2, सो दिस इज 2, देन 1 9 9 10 10 1 11, सो 11.25 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप ऑप्शन को देखो तो आपको ये कैलकुलेशन जो हमने किया उसको नहीं करना था, क्वेश्चन पढ़ना था, ऑप्शन पे जाना था। भाई साहब एवरेज मोलार मास 11 और 13 के बीच में ही कहीं आएगा ना,
एक ही तो ऑप्शन है 1120, 1112, 112, 11.25 एंड द लास्ट ऑप्शन 112.5। सो ऑप्शन बहुत ही इरेलेवेंट दिए, थर्ड ऑप्शन आराम से टिक करके पढ़ना था ना। क्वेश्चन 42 what we have is a sample of ammonium phosphate contains 6 mole of hydrogen atom, 6 mole of hydrogen atom। सबसे पहले तो 1 mole of ammonium phosphate, that is NH3 PO4, तो क्या है 6 मोल है ना, 6 मोल। सो देखिए क्या है 1 मोल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट में कितने हाइड्रोजन है गिनते हैं। एक सॉरी दिस इज NH4 करेक्ट। सो एक अमोनियम आयन में 4 हाइड्रोजन, ऐसे ऐसे 3 अमोनियम आयन है तो 4 इंटू 2 और 4 इंटू 3 टोटल कितने हो जाएंगे 12H एटम। क्लियर। सो एक अमोनियम फॉस्फेट जो मॉलिक्यूल है उसमें टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 12। कैसे बोलेंगे 12 एटम्स किसके हाइड्रोजन के इन 1 मोल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट, तो 6 और व्हाट यू कैन राइट 12 मोल, सो यू कैन राइट 1 मोल, तो 6 मोल हाइड्रोजन कितने में होंगे बताइए 1/12 इंटू 6, सो 1/2 मोल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट। सो हमारे पास अमोनियम फॉस्फेट कितना है, हाफ ऑफ मोल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट है। ओके, क्वेश्चन इज आस्किंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन दिस सैंपल, यानी कि हाफ ऑफ मोल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे। सो बताइए कि 1 मोल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट में कितने हैं 4 हैं। 4 मोल ऑक्सीजन एटम्स गिन के बताएंगे क्या, जी हाँ 4 हैं। तो हाफ ऑफ मोल में कितने होंगे बताइए 4/2 दैट इज इक्वल टू 2 मोल ऑक्सीजन एटम, कितने 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होंगे, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम होंगे। क्वेश्चन 43 बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन 43 देखेंगे। क्वेश्चन 43 बोल रहा है 1.6 ग्राम ऑफ अननोन गैस ऑक्युपाइज 2.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट एसटीपी। तो बताएंगे कि 2.4 लीटर एट एसटीपी का मतलब 22.4 लीटर एट एसटीपी का मतलब होता है 1 मोल। 1 लीटर का मतलब होता है 1/22 मोल, तो 2.24 का मतलब होता है 1/22.4 इंटू 2.24 दैट इज 0.1 मोल। सो 0.1 मोल जो गैस है इसका मास है 1.6 ग्राम, तो 1 मोल का मास होगा क्या बताएंगे 1.6 डिवाइडेड बाय 0.1 दैट इज इक्वल टू 16 ग्राम। सर्च कीजिए ऐसा गैस जिसका मोलार मास हो, जिसका 1 मोल का मास हो 16 ग्राम। पहला है N2O कितना होगा 44 ग्राम, ठीक है। दूसरा है CO2 कितना होगा 44 ग्राम। तीसरा है SO3 कितना होगा 48 प्लस 32 करेक्ट है, करेक्ट 48 प्लस 32 80 ग्राम। चौथा है CH4 यस 12 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 16 ग्राम। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करने जा रहे हैं हम लोग। 44 में क्या है विच हैज द मिनिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। सो पहला है 10 ml ऑफ H2O, 10 ml H2O। ध्यान से देंगे, इसमें कंफ्यूजन आप सबको होगा कि सर 10/22.4 क्यों नहीं कर रहे हैं। ध्यान से देखेंगे लिक्विड है। 22.4 लीटर का जो कॉन्सेप्ट आया था वो क्या होता है गैसियस फेज के लिए था कि 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस, 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस, 22.4 लीटर ऑफ अगर H2O गैस होता देन यू हैव टू डिवाइड बाय 10 डिवाइड कीजिए किससे 22.4। पर यहाँ पे क्या है लिक्विड है, तो लिक्विड का क्या है डेंसिटी आपको पता है, लिक्विड वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml। So this is nothing equal to 10 ग्राम of H2O. Divide by 18. So क्या होगा 10/18
मोल ऑफ H2O, एक मोल में कितना ऑक्सीजन इनटू 1, दिस इज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज अगर 9 होता तो 9/18 कितना होता, 1/2 आ जाता, 1/2, यानी कि दिस इज बिट ग्रेटर देन 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। पता है? ठीक, अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है 0.1 मोल ऑफ V2O5, 0.1 मोल ऑफ V2O5, एक मोल में 5 ऑक्सीजन, तो 0.1 में कितना होगा, 0.5 मोल ऑक्सीजन। देखिए यहाँ 0.5 से ज्यादा ऑक्सीजन है, यहाँ 0.5 है। आगे बढ़ते हैं, 12 ग्राम ऑफ O3, 12 ग्राम O3, बताइए क्या होगा, O3 का कितना होगा, 16 48, सो 12/48 mole of O3, and in 1 mole of O3 3 oxygen, so multiply with 3, so this is coming to be 1 mole oxygen। इसमें बहुत ज्यादा है। लास्ट का है 12.04, so 12.04 into 10 to the power 22, so what I can do is make 10 to the power 23 and make is 1.204, so ये कितना है बताइए, this is divide by 6 into 10 to the power 23, you will be getting 0.2 mole, 0.2 mole of 0.2 into 2, that is 0.4 mole oxygen atom। क्यों 2? एक CO2 मॉलिक्यूल में 2 होते हैं ऑक्सीजन एटम, तो दिस इज द 0.2 mole is the moles of CO2, multiply with 2, you will get the number of oxygen atoms, and this is come to 0.4, so यहाँ 0.4 0.5 से ज्यादा, यहाँ 0.5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0.4 है, सबसे कम है 0.4 है, सबसे कम है, so this is your correct option। क्वेश्चन नंबर 45 जो सबसे अंत प्रश्न है, which has maximum value at STP and NTP, so maximum वाले पहला है 16 ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स 16/16, 1 मोल, 1 ग्राम हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स 1/2, 0.5 मोल, 88 ग्राम CO2 divided number of divided molar mass 88/44, 88/44, 2 मोल। उसके बाद 16 ग्राम SO2, 16 ग्राम SO2 डिवाइड बाय 16 ग्राम डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 32 प्लस 32 64, दिस इज कम टू बी 0.25 मोल। वॉल्यूम पता करना है, सबको मल्टीप्लाई कीजिए 22.4 से। ठीक है, डिफरेंस कैसे पता चलेगा, यहाँ पे ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, तो मोल बताएगा, जिसका ज्यादा मोल उसकी वॉल्यूम सबसे ज्यादा, जिसका सबसे कम मोल उसकी वॉल्यूम सबसे कम। क्वेश्चन पूछ रहा है मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम सर्च कीजिए, मैक्सिमम मोल, 1 मोल नहीं, 0.4 मोल नहीं, 2 मोल, यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 2 मोल्स विल हैव 44.8 लीटर, करेक्ट, 44.8 लीटर। सो बहुत ही आसान सा प्रश्न था, मूल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन तो बड़े ही आसान थे, इनको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट यस आपकी प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए, तभी जाके आपकी स्पीड बन पाएगी, और स्पीड बनेगी तभी तो आप अच्छे क्वेश्चंस के लिए आप समय बचा पाओगे। ठीक, चलिए प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए